Siddharamaiah's YouTube channel. In this video, we will discuss PT 365 of polity, and in this video, the topics are from April 2022 to December 22, and you must remember that January, February, March of 2023 आपको खुद से तैयार करने हैं ये टॉपिक्स 3 मंथ के। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस मैगजीन में क्लब है। इसके अलावा और टॉपिक्स जो रह गए हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 23 के प्रीलिम्स के लिए, तो आप वो खुद से प्रिपेयर कर लें, या फिर मैं इस वीडियो को जिस चैनल पे डालता हूँ सीताराम IAS_UPSC, वहाँ पे जाके देख लें आप एक बार कौन कौन से टॉपिक्स अलग से पॉलिटी या गवर्नेंस के लिए वहाँ से ऐड किए गए हैं। इसमें 8 सेक्शंस हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको यदि आगे वीडियो देखना है तो आपको टॉपिक्स मालूम होना चाहिए। फर्स्ट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है जिसके 8 टॉपिक्स हैं, और इस वीडियो में हम टोटली इन्हीं 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे की जो सेकंड वीडियो है उसमें पूरे रिमेनिंग पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे सेकंड से लेके 8 तक। सेकंड में आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट, उसके फंक्शनिंग के बारे में बात की गई है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को 3rd टॉपिक में, जुडिशरी को 4th में, इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आपकी 5th टॉपिक में यहाँ पे सेक्शन में कवर है। 6th सेक्शन में आपका लेजिस्लेचर बिल्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं लास्ट ईयर उनको डिस्कस किया गया है। और 7th में आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे स्टैचुरी हो या फिर आपका एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो जो न्यूज़ में थी उसको डिस्कस किया गया है 4 पॉइंट में, जिसमें UIDAI, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के फॉर्म में 4 टॉपिक्स में बनाए हैं। 8वें टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो गवर्नेंस से रिलेटेड है उनको डिस्कस किया गया है। तो आपको ये अंदाज़ हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं और आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। अब फर्स्ट में देखिए, आप फर्स्ट टॉपिक में बात की गई है तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ों को। अब यहाँ पे अंडरलाइन मैंने प्रीलिम्स के बेस पे किया गया है कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप उनको नोट कर लें अलग से और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें पूरी मैगजीन को पढ़ने में। जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उन टॉपिक्स के उन लाइंस को अलग से नोट कर लें या अपनी नोट्स अलग से प्रिपेयर कर लें, या इसी PDF को मैं शेयर करूँगा तो आप उसको डाउनलोड कर लें। फर्स्ट में आपका EWS कोटा के बारे में बात की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड कर दिया और आगे कहा है कि जो EWS कोटा है 10% कोटा आपका एजुकेशन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो आगे जारी रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको पहले से मालूम है। अब आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा मालूम होनी चाहिए वो ये है कि EWS रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन जो थी वो सिन्हो कमीशन ने दी थी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि कौन से कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा इसमें देखिए आगे नॉन OBC और नॉन SC या ST के जो है उनको EWS मिलेगा, मतलब जो पहले से जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ये पावर है रिजर्वेशन देने की, और स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो सेकंड टॉपिक है इसको आप ज़रूर लिख लें कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने की पावर है कि उन्हें रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में देना है या नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर लिखें कि जॉब या एडमिशन्स में जब अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन अलाउ करना है नहीं करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के खुद के हाथ में है कि उनको क्राइटेरिया भी क्या क्या रखने हैं। आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया है, आर्टिकल 16 में नए क्लॉज डाले गए हैं। तो आर्टिकल 15 में जो दिया गया उसमें कहा है कि 10% सीट रिजर्व की जा सकती हैं फॉर सच सेक्शन उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। लेकिन ये जो रिजर्वेशन जो है ये जो आपके माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो बात की गई है उन इंस्टीट्यूशंस में ये 10% रिजर्वेशन नहीं लगता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा 16 आर्टिकल को अमेंड किया गया है और यहाँ पे आपका जो परमिट किया गया गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व कर सकती है 10% ऑल जितनी पोस्ट है EWS के लिए। ये पॉइंट आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, एक पर्सन जो आपका SC ST OBC में कवर नहीं है वो इसमें कवर हो सकता है, जिसकी सैलरी 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये बेसिक पॉइंट आपको पहले से मालूम है, ठीक है। लेकिन उसका 5 एकड़ से ज़्यादा उसका एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा उसका रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक इसकी कह सकते हैं कि नीड है EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, EWS कोटे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट कब से चल रहा है। तो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जो है आपका सत्यनाथन कमीशन जो था 1971, वहाँ से क्रीमी लेयर टर्म आपकी इंट्रोड्यूस हुई। और इसके बाद में जो आपका 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसका रूलिंग का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये रहा इंदिरा साहनी रूलिंग
इसमें 50% कैप लगा दिया गया वर्टिकल रिजर्वेशन पर, ठीक है। लेकिन अभी कहा गया कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो इस 50% कैप से अलग है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, बाकी और चीज़ मैंने काट दी। बस ये 50% कैप जो वर्टिकल रिजर्वेशन होना चाहिए ये आपका इंदिरा साहनी केस में बताया गया। और क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जो था वो सत्यनाथन कमेटी जो थी 1971 में, उसमें ये टर्म आई। तो ये बेसिक पॉइंट आपको इसमें पता चले। अब देखिए 15 आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया इसमें, और आर्टिकल 16 का 6 क्लॉज इसमें जोड़ा गया। अब 15 में क्या है, 15 में देखिए 15 आपका पहले बात करता था कि सोशली या एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिसे हम SC या ST कहते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया था आर्टिकल 15 4 क्लॉज और 5 क्लॉज के अंदर, ठीक है। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देने की इसमें बात की गई थी, उनके एडवांसमेंट के लिए इसमें बात की गई थी। अब आर्टिकल 16 जो था ना, उसमें क्या था आपका कि अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन की बात की गई थी, जो स्टेट को लगता है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो और 16 में और मेन बात क्या थी कि इसमें जो प्रमोशन जो है उसके लिए रिजर्वेशन आपका 16 में मेंशन किया गया है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन दिया जाएगा, स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं एडवांसमेंट के लिए, 15 में है। प्रमोशन की बात जब की जाती है पोस्ट वगैरह में, अपॉइंटमेंट में, तो 16 में है। ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, और कुछ कमीशन जो है वो आपको मालूम चल जाना चाहिए। इसमें आगे देखिए जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2022 का था, इसकी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि EWS कोटा जो है, EWS रिजर्वेशन जो है वो एक सेपरेट कैटेगरी बनती है इसकी, और वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता है। 2 पॉइंट आपको ये मालूम रखना है। थर्ड है कि EWS बनाना ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और वो डबल बेनिफिट को अवॉइड करने के लिए काम में लेना है, इसीलिए EWS कैटेगरी अलग से क्रिएट किया गया है। इसके साथ में और पॉइंट इसमें याद रखना है कि रिजर्वेशन एज ए कंसेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस माने या नहीं माने वो इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन जो दे रहे हैं इंस्टीट्यूट। इसके अलावा 50% वाले इंदिरा साहनी मैंने आपको बता ही दिया, और जनरल कैटेगरी उसमें नहीं आती 50% में। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे सेकंड टॉपिक पे हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी और आपको क्या क्या उसमें लगता है आप वो देख लीजिए। बस सेकंड टॉपिक में बात की गई है OW जो OBC है इसका सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात की गई थी। तो जो कमीशन बैठाया था वो जस्टिस रोहिणी कमीशन, आपको याद रखना है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC से रिलेटेड है ये। इसकी डेट बढ़ा दी है अभी। इसके अलावा ये वर्क कैसे चला OBC के रिजर्वेशन का, तो सबसे पहले कालेकर कमीशन 1953 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जाना गया। इसके बाद में 79 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया जो BP मंडल की अध्यक्षता में आया। देन 1992 में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया आर्टिकल 16(4) के अंदर, ठीक है। और ये आपका इंदिरा साहनी केस में फिर जो आया केस उसमें कहा गया कि 50% आपका जो रिजर्वेशन है वो एक वर्टिकल लिमिट है। इसके अलावा क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया भी उसमें दिया गया। ये चीज़ें सब हमको बेसिक मालूम होना चाहिए था। यदि ऐसा आता है कि कौन कौन से कमीशन जो है तो वो OBC से रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है, या फिर आपका लास्ट जो आपने यहाँ देखा कि जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो यदि ऐसा थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ से उसको एलिमिनेट करके या फिर ऑप्शंस अपने मैच करके अपना क्वेश्चन राइट कर लें। ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब सब कैटेगराइजेशन OBC का है, इसके बारे में हमें और क्या जानना है। तो देखिए OBC के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया। आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है 340 में कहा गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन को जो इन्वेस्टिगेट करेगा SEBC जो इस आपका जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई कमीशन, तो 340 में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। ये चीज़ तो है, ठीक है। इसके अलावा 3 कैटेगरी बनाने की बात की गई। NCBC ने प्रपोज किया कि 3 तरह से कैटेगरी बन सकती हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिसको बोलते हैं ग्रुप A, सेकंड आपका ग्रुप B, और थर्ड है आपका ग्रुप C बैकवर्ड क्लास C, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो सेकंड क्लास और फर्स्ट में है ना, इसमें देखिए फर्स्ट जो है उसमें जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, नोमैडिक है या सेमी नोमैडिक है, ये ध्यान रखिए, ये ग्रुप A में आते हैं। जो इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो शामिल हो सकते हैं कैटेगरी A में, ग्रुप A में। ग्रुप B में आपको याद रखना है जो वोकेशनल ग्रुप्स है जो कैरी करते हैं ऑन विद देयर ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन, तो वो ग्रुप B में आएंगे। और थर्ड में आपका इसके अलावा जो बचे बैकवर्ड क्लास वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल आर्टिकल 340 तो बताता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आपको ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन बना वो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया आर्टिकल 338B में। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एनसीबीसी एक्ट 1993 में लाया गया था, लेकिन अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि स्टैच्यूटरी दर्जा उसको दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन किया गया है अमेंडमेंट करके। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 16 में। ठीक है, अलग से क्लॉज बना के ऐड किया गया और 102 अमेंडमेंट करके आपको 338B के थ्रू एनसीबीसी को बनाया गया। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे। तो आपको मेनली याद रखना है कि मेंबर कितने होंगे। इसमें 3 मेंबर होंगे, 3 मेंबर प्लस चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन, ये खास बात है इसमें। आर्टिकल याद रखें, काका कालेकर। इसके अलावा आपका मंडल कमीशन वो जो याद रखें। इंदिरा साहनी केस में क्या रूलिंग दी गई वो याद रखें। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ही करता है कमीशंस की। तो सिंपल चीज़ है, बस आपको टेन्योर के बारे में याद रखना है कि कंडीशन ऑफ सर्विस जो है या टेन्योर है कमीशन के जो ऑफिस बेरर है उनकी नोटिफाइड है ये आपकी सर्विस और टेन्योर की कंडीशंस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये इसमें मैंने स्टार लगाया है, इसको आप जरूर नोट कर लें। बाकी इसमें इसके अलावा जानने वाली कोई चीज़ ऊपर नहीं रही है। इसके आगे इसमें आगे देखिए, ये सब मैंने हटा दिया है। 11 स्टेट वगैरह इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इसको। तो आपका मैंडेट जो है जस्टिस रोहनी कमीशन का ये क्या है, ऐसा कुछ मैंडेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंस में आपके काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक टर्म जरूर याद रखें, एक होता है आपका ट्रिपल टेस्ट कंडीशन। और ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या होता है? जिसमें पहले आपको करना होता है, जैसे कोई अथॉरिटी सेटअप की है, ठीक है, तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल टेस्ट कंडीशन कि कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में कि यदि आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन देना है तो आपको ट्रिपल टेस्ट कंडीशन पास करनी होगी। ठीक है, और इसके अलावा ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया जो है इसमें 3 चीज़ें क्या क्या है कि सेटअप करना है एक डेडिकेटेड कमीशन। सेकंड है कि आपको स्पेसिफाई करना है प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन ईच लोकल बॉडी इन लाइट ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन। कमीशन ने जो रिकमेंड दिया है, रिकमेंडेशन जो किया है, उसके अंदर आपको ईच लोकल बॉडी में आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना है रिजर्वेशन के थ्रू। थर्ड आपका है कि इंश्योर करना है कि सच रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट। तो ये है आपका ट्रिपल टेस्ट कंडीशन। ठीक है, और ये कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में ये आपका बताया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है SC/ST के लिए रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में पॉपुलेशन के बेसिस पे, उनकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन उनके प्रोपोर्शनल वहाँ पे दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अलाउड है डिसीजन लेने के लिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। तो यूपी में अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ था कि वहाँ पे शायद इलेक्शन कमीशन को मैंडेट किया गया कि जो टेन्योर था वहाँ पे लोकल बॉडी का वो ख़त्म होने आ रहा था, तो उससे पहले उनको ओबीसी का रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं दिया और इलेक्शन करवा दिया गया, क्योंकि वो मैंडेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का 243 आर्टिकल यू के अंदर शायद है कि यदि टेन्योर खत्म होने वाला है, टेन्योर पूरा होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन करवाना है। तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे अलाउ कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखें कि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है डिसीजन लेने के लिए कि रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। ये चीज़ आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 का याद रखें, ट्रिपल टेस्ट याद रखें, अपॉइंटमेंट टेन्योर मिनिस्ट्री ऑफ की जो कंडीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, ये याद रखें। 3 कैटेगरी बन सकती है। 340 में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 102 अमेंडमेंट आपका NCBC से एसोसिएटेड है, ये आपको टॉपिक याद रखना है। इससे अलावा आपका ये फर्स्ट टॉपिक है, ये 103वां है, ये आपका EWS के लिए है। ठीक है, तो ये 2 रिजर्वेशन तो आपको कंटिन्यूस याद रखने हैं। जो 2 कंटिन्यूस आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 102 और 103। आगे चले थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक आपका UCC के बारे में रटी पिटी न्यूज़ है, आपको पहले से चीज़ें आती हैं, बस इसमें मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि लैक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 की थी जो आपका UCC से रिलेटेड कुछ बातें करता है, लेकिन वो आपका क्राइम है, एविडेंस है और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, उसमें कुछ यूनिफॉर्म लॉज लाता है। BN राव की कमेटी बनी 1941 में, इसने भी कुछ कॉडिफाई किया था हिंदू लॉ वगैरह को। 2 चीज़ ये है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो मना कर दिया कि फंडामेंटल राइट हम UCC के फॉर्म में नहीं दे सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट और एक एक्ट और है जिसकी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि जो आपका एक तरीके से UCC की फॉर्म में, हाँ ये रहा स्पेशल मैरिज एक्ट और सेकंड आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। तो ये 2 जो एक्ट हैं ये कुछ सेक्युलर लॉज हैं जहाँ पे आपका इंटर रिलीजन मैरिज वगैरह एस्टेब्लिश हो सकती हैं, या फिर आपका राइट और ड्यूटीज़ जो हैं गार्डियन की वो एस्टेब्लिश हो सकती हैं विदाउट रिलीजियस इंटरवेंशन।
इसके अलावा गोवा जो है वो अकेला स्टेट है यूसीसी का, तो ये बेसिक चीज़ है। वहाँ पे पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 अभी तक चल रहा है, जिससे वहाँ पे ऐसा लगता है कि यूसीसी फॉलो है, लेकिन जो कोड है पोर्चुगीज कोड वो कम्प्लीटली एक तरीके से यूसीसी वहाँ पे नहीं है। ये चीज़ तो आपको इसमें से मालूम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल जो थे उनको पास किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट काफ़ी ऐसे हैं जो एडवोकेट करते हैं यूसीसी को लागू करना चाहिए। यूसीसी क्या होता है ये मैंने यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख लें कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज होते हैं। देखिए सिविल लॉज की बात की जा सकती है और 5 चीज़ों में चलते हैं एक्चुअली, जो पर्सनल मैटर होते हैं, जैसे मैरिज है, उसके बाद आपका डाइवोर्स है, फिर आपका कस्टडी है, एडॉप्शन है या इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं। इनसे ये जो पर्सनल मैटर है इनसे एसोसिएटेड जो भी सिविल लॉज बनाए जाएंगे जो इन चीज़ों में एप्लीकेबल होंगे वो आपके यूसीसी कहलाते हैं। ये प्राइवेट मेंबर बिल आया था इसके लिए राज्यसभा में, तो ये न्यूज़ आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस लेक्स लॉ की रिपोर्ट, BN राव की कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिनाई किया। स्पेशल मैरिज एक्ट और गार्डियन एक्ट जो है वो कुछ यूसीसी की तर्ज पे कुछ एक्ट बने हुए हैं जो चल रहे हैं अभी तक। ये आर्टिकल 44 में यूसीसी लिखा है, ये आपको पहले से पता है। पर्सनल लॉ आपकी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ये बेसिक चीज़ आपको पता है। और आर्टिकल 44 आपका DPSP में है, तो नॉन जस्टिसेबल आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी आपको पता है, तो वो मैंने एलिमिनेट यहाँ से कर दिया। यहाँ पे देखिए साहबानो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हार्मनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को कुछ कंटूर आउटलाइन करने होंगे ताकि कॉमन सिविल कोड बनाया जा सके। ऐसी ही सेम बात सरला मुद्गल केस 1995 में की गई। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 2 केसों की डेट। साहबानो केस 1985 में आया जो आपके मेंस में काम आ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में बस यदि मैच करने की चीज़ आ जाए कि कौन सा केस किस चीज़ से रिलेटेड है तो ऐसा क्वेश्चन आपके काम आएगा। बाकी इसमें कोई न्यूज आपके काम नहीं आएगी। बस एक चीज़ याद रखें कि जो हिंदूज़ हैं उसमें आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट ये सभी शामिल हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि मुस्लिम रिलीजन अलग है, तो हिंदू में आपका सिख, जैन और बुद्धिस्ट ये तीनों लोग शामिल हैं। ये न्यूज में इतना ही आपको जानने का था। अभी हेट स्पीच के बारे में आपको कितना जानना है, तो देखिए मेंस में काम आएगा कि 500% आपका केस राइज हुए हैं पिछले 7 साल में। तो याद रखना कितने साल में, 7 साल में 500% केस आपके राइज हुए हैं हेट स्पीच के। लेकिन इसके बारे में ये तो मेंस के लिए काम में आना है आपके। इसके अलावा आपको मेन चीज़ जो प्रीलिम्स में याद रखना है वो है कि किसी भी लॉ में इंडिया के में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक पॉइंट आप अलग से लिख लें। हेट स्पीच पेज लें, एक पेज जो आपके A4 साइज के होते हैं उसको या तो उसकी 4 सेक्शन बना लें या उसको कट कर लें, अलग अलग 4 सेक्शन बना के एक तो अलग से लिख लें हेट स्पीच, और वहाँ पे लिख लें कि किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको ये जानना है। इसमें से दूसरा पॉइंट जानना है कि किस किस चीज़ में कुछ हेट स्पीच के बारे में बात की गई है। डिफाइन वहाँ पे भी नहीं है तरीके से, लेकिन बस बात की गई है। तो आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आपका कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट 19(2) में कहा गया है कि हेट स्पीच जैसी कोई टर्म जो है यदि उनको रोका जा सकता है, मतलब जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो राइट है वो हेट स्पीच के अंदर आता है। मतलब हेट स्पीच कब हो जाता है, जब वो एक्सट्रीम हो जाता है, जब उसमें पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मॉरलिटी जब खत्म होती है ना, जब वो खतरे में आती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 19(2) में कहा गया है कि उनको एब्रोगेट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और हेट स्पीच आपका कुछ ना कुछ फ्रीडम होती है लोगों की, जो जब यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर वगैरह को जब कह सकते हैं कि खतरे में लाती है, तो वहाँ पे उसको हेट स्पीच का नाम दे देते हैं। तो और आपको जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसी हेट स्पीच हो सकती है, वैसी हो सकती है। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में ये डिफाइन है ही नहीं। तो जो जैसे कह सकते हैं कि हेटेड फैला दे सोसाइटी में, और वो आपका IPC सेक्शन 153 टू 95 ये डील करते हैं ऐसी कंडीशन से, लेकिन वहाँ पे भी हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया है। तो सेकंड में आपको पता होना चाहिए कि IPC की 1860 की जो IPC है उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं जो ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए हैं, जो स्पीच या वर्ड ऐसे जो मिसचीफ क्रिएट कर सके, आउटरीच क्रिएट कर सके, उनसे डील करती है। RPA 1915 में सेक्शन 8 और सेक्शन 123 और सेक्शन 125 ये भी जो एनिमिटी प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं रिलीजन, रेस, कास्ट या कम्युनिटी के बेस पे, उनको रोकने के लिए बात करते हैं। हेट स्पीच वहाँ पे भी डिफाइन नहीं है। सेक्शन 8 में कहा गया है कि यदि एक्ट जो इलिजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि उसमें इंडल्ज होता है आदमी जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन को, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी बातें 1951 के RPA में मेंशन है। 1955 में क्या मेंशन है, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, और इसका सेक्शन 7 पेनलाइज करता है इंसाइटमेंट हो या फिर इनकरेजमेंट हो अनटचेबिलिटी का।
थ्रू, वो वर्ड के थ्रू हो, चाहे आपका स्पोकन या रिटन वर्ड हो, या साइन वगैरह को यूज हम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू यदि अनटचेबिलिटी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पेनलाइज किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट में आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन किया गया है इन कानूनों में। इसके अलावा हेट स्पीच क्या है आपका, इमेज के थ्रू, ये आप नोट कर लें। यदि ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है ना थोड़ा सा एक्सट्रीम कि कार्टून के थ्रू या फिर मीम के थ्रू, ऑब्जेक्ट या जेस्चर के थ्रू, तो वो भी आपका एक हेट स्पीच में आएगा। ये आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है। इसके अलावा इन 3 चीज़ के अलावा इसको आप में इन इस टॉपिक में आपको जानने की कोई बात नहीं थी। फिफ्थ टॉपिक है आपका सेडिशन। सेडिशन में आपको क्या क्या जानना है वो देखिए। सेडिशन आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 124A जो आपका पार्ट है आईपीसी, उसको हटा देना चाहिए जब तक कि पार्लियामेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, कुछ नया कानून नहीं लाती है। तो मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने की बात की है, ठीक है। अब ये इसमें देखिए 2 चीज़ आपको याद रखनी है, कौन कौन सी। एक तो 1860 कि मतलब जब आईपीसी लाया गया तो आपका जो सेडिशन जो कह सकते हैं एक्ट जो था, जो थॉमस मकाले पहले लाया था सेडिशन लॉ को, उसको हटा दिया गया। तो मतलब एक्चुअल आईपीसी में सेडिशन मेंशन नहीं था। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि सेडिशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेडिशन जैसी कोई चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके अलावा एक्चुअल जो आईपीसी है उसमें सेडिशन मेंशन नहीं है। और 1949 का एक टर्म याद रखना है कि सेडिशन नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इसको आईपीसी में जोड़ा गया 124A, जो ए है ना, ये कैपिटल ए जो लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट के थ्रू लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना सा इसमें जानने लायक चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। सेडिशन क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो इसके बारे में आगे हम देख लें थोड़ा सा क्या क्या है। तो इसमें देखिए कॉग्निजिबल होता है, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, तो वो आपका सेडिशन तरह का केस बन जाता है। इसमें पासपोर्ट वगैरह उसका कह सकते हैं कि कर्ब कर लिया जाता है, और लॉ कमीशन ने कहा था कि इसको हटा देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपको बेसिक्स में पता होनी है बस। यदि मेंस के हिसाब से वो चीज़ काम आएगी, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, उसमें कहा था कि जब तक एब्रोगेट वायलेंस जैसी चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहे तब तक सिटीजन को अधिकार होना चाहिए क्रिटिसाइज़ करने का, गवर्नमेंट को उसके एक्शंस को कर सकती है, बस वायलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। दूसरा था PLV वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1982 का केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि स्लोगन कोई लगाता है या क्रिटिसाइज़ करता है पार्लियामेंट को, तो ये जो चीज़ है आपका सेडिशन नहीं कहलाएगा। तो ऐसी 2 केस आपको आप याद रख सके तो आप रख लें। केदारनाथ का 1962 का, जब इसको रिलेट कर लें, और PLV का है 1982 का, 20 साल बाद का, इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर लें इस केस से। कॉग्निजिबल, 3 चीज टर्म याद रखें, कॉग्निजिबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है बस। इसके अलावा आगे चलें 6 टॉपिक पे, वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके बारे में क्या देखना है, 2 चीज़ें हैं। जैसे हर बार लगभग क्वेश्चन आने लगा है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं कि पहले आया था जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में डिफरेंस आया था, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका बनता है कि यहाँ पे है पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। 2 चीज़ें, पब्लिक डिसऑर्डर और एक आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है, इसको डिस्टिंग्विश किया था कोर्ट ने। तो ये इसके ऊपर यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने तो वहाँ पे कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, इसको याद रखें। इसको आप स्टार लगा लें और गूगल सर्च करें, या किसी पढ़े लिखे आपसे अच्छे थोड़ा सा जिसको नॉलेज हो लॉ वगैरह का, किसी ने LLB किया हो, तो उनसे पूछ लें कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके शेयर कर दें, क्योंकि मुझे ये नहीं आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन इस न्यूज़ में क्या क्या बात की गई ये मैंने थोड़ा सा इसमें देख रखा है। अब आगे देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें आप, इसके अलावा फर्लो और जो आपका कह सकते हैं कि पैरोल जो है, उसमें डिफरेंस को आप तैयार कर लें। कभी क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और पैरोल तो शायद पहले भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है, पैरोल वगैरह पे क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। तो ऐसी चीज़ें बन सकती हैं नॉर्मल, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन में टर्म काम आती है। एक है जीरो FIR बोलते हैं शायद उसको, जीरो FIR, ये टर्म आप देख लें कि जीरो FIR किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या होता है इसमें, तो वो चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, आपको पहले से मालूम है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। और ठीक है, और लास्ट में ये जो टॉपिक हो जाएगा तभी हम डिस्कस करेंगे कि 22 के ये जो लॉज हैं 1 2 3 4, इसमें क्या क्या बातें बताई हैं। लेकिन पहले हम ये देखें कि कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है अप्लाई हो सकता है आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लेटर का है ना, मतलब पब्लिक डिसऑर्डर जो है ना,
ऐसी कंडीशन जब पब्लिक डिसऑर्डर यदि हो रहा है तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज किया जा सकता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन में नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक डिसऑर्डर है तो आप एक तरीके से जो कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी जो फैसिलिटीज़ जो है पुलिस के पास में है, टूल जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता क्या है कि डिटेन किया जाता है किसी पर्सन को सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन पे कि वो कुछ ऐसा डेंजरस काम कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है, तो इसमें पर्सन को कन्फाइन कर दिया जाता है कस्टडी विदाउट अंडर गोइंग ए ट्रायल। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रायल वगैरह नहीं होता है, उसको कन्फाइन कर दिया जाता है कस्टडी में। अब आगे देखिए इसमें कि 22 में आपका डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बेसिक आपको पता है। लेकिन प्रोटेक्शन आपका यदि डिटेन है अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 22 का क्लॉज 3, तो आपका वहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 23 में क्या लिखा हुआ है कि जो क्लॉज 1 और 2 है, यहाँ पे देखिए इधर क्लॉज 1 और 2 है, ये क्लॉज अप्लाई नहीं होंगे एक पर्सन को जो डिटेन है अकॉर्डिंग टू ए लॉ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कुछ कानून बना रखे हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, वहाँ पे आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आपको डिटेंशन से प्रोटेक्शन मिल सके, ये चीज़ है। अब कौन कौन से केस हैं जिसमें आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है वो यहाँ पे मेंशन है, वो देखिए कौन कौन से हैं। एक है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC है, NDPS एक्ट है, इसके अलावा UAPA है, और आपका ये 3 एक्ट है। इसमें आपको 3 एक्ट इसको लिख लें आप, UAPA, NDPS और आपका CRPC। तो वहाँ पे आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन परमिट है, लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको कन्फाइन किया जा सकता है, ये चीज़ है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो है इंडिया का, ये प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 151। तो ये आपको थोड़ी सी टर्म याद रखना है कि CRPC का सेक्शन 151 आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। इसके अलावा 151 में आपका यदि उनको लगता है, मतलब पुलिस को लगता है कि दे मस्ट डू सो दैट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो है कॉग्निजिबल जो ऑफेंस है उसको रोका जा सकता है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। अब क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं वो देखना है आपको, कि स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, या फिर मेंटेन करना है सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस। तो एसेंशियल सर्विस, इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये 4 कंडीशन में आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा कह सकते हैं कि डिटेंशन यदि किया गया है मोर देन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, फिर एक ऐसा ही क्लोज आगे दिया गया है कि ज़रूरत नहीं होती यदि पार्लियामेंट ने कुछ कानून बना रखा है, तो ऐसी टर्म है। बाकी नॉर्मली यदि किसी को डिटेन किया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है नो पर्सन कैन बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट ऑथोरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट अलाउ करता है तो 24 आवर्स की बाद में उसको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो 22 का 4th क्लोज, ये जरूर याद रखें कि नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म्स दैट देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर कंटिन्यूस ऑफ सच डिटेंशन। तो ये ध्यान रखना है, जब तक मजिस्ट्रेट नहीं करता है तब तक 24 आवर्स तक उसको एक तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और उससे ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। यदि मजिस्ट्रेट ने कहा है तो उसको डिटेन किया जा सकता है 3 मंथ तक। 3 मंथ से ज़्यादा यदि डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म करेगा तो ही उसको 3 मंथ से ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें एक छूट है कि यदि पार्लियामेंट ने कोई कानून बना के ऐसा कहा है कि नहीं 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है, तो एडवाइजरी बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जानने होते हैं, जो आपको पता चल गए, 4 ग्राउंड इसके पता चल गए। और कौन कौन सी चीज़ें आपके केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो एक की गोपालन केस मद्रास स्टेट के वर्सेस था 1950 का। इसमें ग्रीन फ्लैग दिया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जरूरी है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट है 22 के क्लॉज 5 के अंदर कि ज़रूरी है, इसलिए ये एक ही गोपालन केस में इसको माना गया कि हाँ ऐसा ज़रूरी है। फिर आपका ये सिबल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला था। इसमें कुछ ये कहा था कि कोर्ट रूम में सब कुछ काम नहीं हो सकता, इसलिए डिटेंशन जरूरी है। फिर आपका शंभूनाथ शंकर वाला जो केस था वेस्ट बंगाल के वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें कहा था कि समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर स्टेट टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं 3, इसमें तो कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए स्टेट या आप कह सकते हैं कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑफेंस आपके कॉग्निजिबल हो सकते हैं उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 151 CRPC का है, वहाँ पुलिस को अलाउ किया जा सकता है। तो ये था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA। अब यहाँ पे देखिए
1967 का एक्ट था, बस आपको इतना जानना है कि 67 का था ये एक्ट का ईयर आपको पता होना चाहिए, तब कि यदि कोई स्टेटमेंट में आता है तो आप बस एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि हाँ आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी उसके बारे में मालूम है। अब एक्ट में डिफाइन किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर लिखते रहें कि कौन सी चीज़ एक्ट में डिफाइन है या नहीं है। जैसे हिट स्पीच डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका डिफाइन है, आपका कह सकते हैं यूएपीए डिफाइन है। तो ये टर्म आपको देखते रहें कि कौन सी चीज़ें डिफाइन है, कौन सी का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। जैसे आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उनको पहले डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन 2008 का आपका सोशल सिक्योरिटीज़ एक्ट जो आया उसमें डिफाइन किया गया कि अनऑर्गेनाइज्ड जो आपके वर्कर है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको डिफाइन उसमें किया गया था। अब इसमें देख ले अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब आपको पता है कि जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया या को कह सकते हैं डिस्टर्ब करे, या फिर इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करे, या किसी पार्ट में सेसेशन जैसी कंडीशन को क्रिएट करे, तो वहाँ पे यूएपीए लगाया जा सकता है। लेकिन रिसेंट में इसके कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कौन कौन अथॉरिटी लागू कर सकती है। तो यूएपीए जो है स्टेट पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ये इन्वेस्टिगेट इन केसेस को कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि ऑल इंडिया बैन किसी एसोसिएशन पे लगाया जा सकता है। दूसरा यूएपीए आपका इंडिविजुअल और आपका कोई यदि कह सकते हैं ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों पे इसको लगाया जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट इसको लगाती है और यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल भी बनाई जा सकती है ऐसे केसेस की हेयरिंग के लिए। इसके अलावा इंडियन नेशनल फॉरेनर जो है, इंडियन प्लस फॉरेनर, ये दोनों को इसमें कह सकते हैं कि चार्ज किया जा सकता है। और दूसरा क्राइम इज़ कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, वो भी ऑफेंडर जो है अकाउंटेबल होता है इसके लिए। तो आपने क्राइम यदि बाहर किया है, इंडिया के बाहर किया है, तो भी आपके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है। आपके ऊपर नहीं, मतलब जो क्रिमिनल है जो यूएपीए में आता है उसके ऊपर इसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि कौन कौन से एक्ट अलग से प्रिवेंटिव डिटेंशन बताए गए हैं, लॉज है जो प्रोवाइड करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, पिछले न्यूज़ के हैं। और ये उसी में से एक काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें यूपी में भी डिटेंशन किया जा सकता है। जैसा आपका फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन केस था 1950 का, फिर आपका मीसा एक्ट जो 71 से 77 तक चला, इसको 1978 का जो 44th अमेंडमेंट आया उसमें हटा दिया गया। तो ये था, इसको हटा दिया। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 था, इसको लागू किया 74 में। फिर आपका टाडा 85 में लगाया गया। फिर ऐसे ही टाडा जैसा ही एक पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम की बिल्कुल नहीं थी, तो ये बस इसमें दिया हुआ था तो आपको बताना ज़रूरी था। अब चीज़ ये देखिए कि कौन इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है एनआईए में। तो ये चीज़ें देखिए काफ़ी सारे केसेस होते हैं जहाँ पे अथॉरिटी होती है, थोड़ी सी हायर अथॉरिटी होती है। जैसे पॉक्सो एक्ट जो है उसमें भी एक हायर अथॉरिटी, जैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है वो उसको कह सकते हैं कि उस केस को अपने हैंडल कर सकता है। ऐसे इसमें भी यूएपीए में भी आपका डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं ऐसी इन्वेस्टिगेशन को। इसके अलावा प्रायर अप्रूवल ज़रूरी है डीजीपी की, ठीक है, यदि प्रॉपर्टी को सीज किया जाना है तो एनआईए के द्वारा। इसके अलावा कन्वेंशन जो इंडिया फॉलो करता है, तो ऐसी 9 ट्रीटीज़ वगैरह की हुई है। इसमें आपका कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997 को एक्सेप्ट किया गया है इंडिया ने। इसके अलावा कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज, इसको भी किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो शेड्यूल वगैरह है इन एक्ट के थ्रू, इन ट्रीटीज़ के थ्रू, उसको कन्वेंशन को इंडिया फॉलो करता है। और यूएपीए एक्ट 2019 के अंदर इसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई है, ठीक है। तो ऐसी अथॉरिटी मिलेगी, ऐसे ये जो इस रैंक के अधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन कन्वेंशन के को ध्यान में रखते हुए नए अमेंडमेंट लाए गए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और किस किस पावर जो डेजिग्नेट टेररिस्ट को, मतलब जो टेररिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो इसमें 4 मेंशन है उसमें यूपीए लगा सकता है। जैसे कि टेररिज्म में कोई एक्ट पार्टिसिपेट किया है उसने, किसी पर्सन ने, या टेररिज्म फैलाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था या प्रमोट कर रहा था टेररिज्म को, या किसी भी अन्य तरीके से टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था, तो ये सब चीज़ें आपका यूपी एक्ट 2019 में मेंशन है। एक चीज़ इसमें और देखनी थी कि इसमें अमेंडमेंट काफ़ी बार हुआ है। मतलब यूपी जो एक्ट है 2004 में अमेंडमेंट हुआ, 8 में हुआ, 12 में हुआ और अब 19 में ये हो गया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। फ़ोन टेपिंग में आपको क्या जानना है? फ़ोन टेपिंग में बस 4 चीज़ें जाननी है, जो ये है कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को यदि कुछ खतरा हो, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो, या फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स के साथ में हो, वो थोड़े से स्टिक पे हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर
मेंटेन करने की बात हो तो वहाँ पे फ़ोन टेपिंग जैसी कंडीशन आ सकती है। इसमें क्या क्या होता है फ़ोन टेपिंग में, वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो फ़ोन टेपिंग की ये है कि मॉनिटर किया जाता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को या फिर फ़ोन्स को। ठीक है, तो व्हाट्सअप वगैरह या किसी भी तरह की फैसिलिटी जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन से एस्टेब्लिश होती है, कम्युनिकेशन की लाइन, उसको मॉनिटर करना या फ़ोन को थर्ड पार्टी के थ्रू सीक्रेट मीन से मॉनिटर करना, वो आपका फ़ोन टेपिंग कहलाता है। इसमें फ़ोन टेपिंग में आपका वायर टैपिंग या फिर लाइन बगिंग या फिर इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन, ये तीनों चीज़ उसमें शामिल है। कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया नहीं किया वो काम की नहीं थी, मैंने उसको यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर दिया। इसके अलावा इसमें जानने की चीज़ थी कि ऑर्डर आपका जो है जारी कर सकता है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है वो जारी कर सकता है, या फिर स्टेट में उसका कोई काउंटर पार्ट है, देन वो रिटर्न में परमिशन देगा, देन फ़ोन टिपिंग की जा सकती है। लोअर अथॉरिटीज़ यदि ज़रूरत है तो लोअर अथॉरिटीज़ भी उसको जारी कर सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल सेफ गार्ड क्या है फ़ोन टेपिंग के बारे में, तो वो देखिए, एक तो जो टेलीकॉम जैसी चीज़ें हैं वो यूनियन लिस्ट में आती है एंट्री 31 में, तो 7th शेड्यूल में कुछ मेंशन है जिसमें कुछ कह सकते हैं प्रोविजन लिखे हुए बना सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में भी कुछ कर्व किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्राइवेसी जो है, उसमें भी टेलीफोन टैपिंग जो है वो इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 21 को। लेकिन कुछ एस्टेब्लिश जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है उनको बनाए रखने के लिए परमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी आपका कह सकते हैं एब्सोल्यूट राइट नहीं बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वहाँ पे भी कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जो फ़ोन टेपिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बस जानने की थी। इसके अलावा इन 4 चीज़ के अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ एक्ट थे, कौन अथॉरिटी है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, किस ग्राउंड पे इसको फ़ोन टेपिंग को अलाउ किया जा सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन, आपका ये जरूर याद रखना है, राइट टू बी फॉरगॉटन है ये आपके कौन से राइट के अंदर आता है। तो एक फ़र्क है आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू प्राइवेसी में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, ठीक है, तो उसको सिक्योर और करना होता है। जबकि राइट टू बी फॉरगॉटन में आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है और उसको आपको एलिमिनेट करना होता है, इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए यदि स्टेटमेंट फॉर्म में आता है तो। इसके अलावा आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं तो ऐसा लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ें हैं 19 में आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये आर्टिकल 21 में आती है। ये खास न्यूज़ है जो आपको याद रखना है, राइट टू बी फॉरगॉटन आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। और ये वहाँ पे एक स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसका मतलब निकाला गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन भी आपका राइट टू लाइफ के अंदर आता है। ये चीज़ है इसमें। दूसरा, जैसे राइट टू प्राइवेसी आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ऐसे राइट टू बी फॉरगॉटन आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। राइट टू ऑब्लिवियन जो फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस से ओरिजिनेट हुआ है वो यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन नाम से जाना जाता है। ये दो तीन चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी जैसा टर्म है और कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको इसमें जाननी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि कब कब ये चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम, ये 4-5 कंडीशन है, ये यहाँ पे लिखी गई है। इसको ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि देयर इज़ नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड RTBF, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो स्पेसिफिक लॉ कोई इंडिया में नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी थी। आगे टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है, उसको हम देखेंगे। लेकिन इसमें ये जो चीज़ है ना, 6 पॉइंट है कि एक्सरसाइज इसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RTBF जो है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है एंड दैट इज़ इट कुड नॉट बी यूज्ड इफ मटेरियल इन क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस। मतलब इन चीज़ यदि फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो राइट नहीं दिया जा सकता। पब्लिक हेल्थ जैसी, पब्लिक इंटरेस्ट जैसी चीज़ें तो एग्जीक्यूट, ऐसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉरगॉटन वाला राइट नहीं दे सकते। पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन है इन्फॉर्मेशन का तो नहीं दे सकते। पर्पज ऑफ साइंटिफिक हिस्टोरिकल स्टडी है, स्टैटिकल पर्पज़ के लिए है तो इन्फॉर्मेशन आपको ये राइट है नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें हैं, लीगल क्लेम वगैरह को डिफेंड करना है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है इसके राइट को एक्सरसाइज करना है। तो ऐसी चीज़ें कुछ बताई गई हैं, बस बेसिक पॉइंट है, आप इसको अंदाज़ लगा सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। इतना आपको इसमें जानना था। अगला है 1.9 अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। तो माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया ये है। अब ये देखिए इसमें क्या जानने लायक है कि आर्टिकल 29-30 में आपका रिलीजियस माइनॉरिटी है और आर्टिकल 350 में आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर बनाया जाना है, वहाँ पे लिख क्रिएट किया जाना है ऐसी पोस्ट, वो मेंशन है वहाँ पे। ये चीज़ आपको जानना है। दूसरा एक एक्ट है जो 1992 में आया, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। ये 2 चीज़ आपको जानना है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये 2004 में आया। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। तो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ इंडिया की बात है तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 चीज़ें हैं।
आर्टिकल 2930, 350B नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 और इसके अलावा 2 एक्ट TMA पाई केस 2002 का। इसमें कुछ कहा गया कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी है वो डिटरमाइन की जाएंगी स्टेट एज ए यूनिट। वहाँ पे पॉपुलेशन के बेस्ड पे किसी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टेट के बेस पे उनको स्टेट को यूनिट मान के रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर की जा सकती है। फिर आगे केरला एजुकेशन बिल केस 1958 का जो पहले था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था आर्गूमेंट को कि माइनॉरिटी जो है वो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको। इसके बाद में TMA पाई केस है, इसमें क्या बोले यहाँ पे स्टेट के लेवल पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मेन में याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स और पर्टिकुलर पार्लियामेंट एक्ट बनाए जो 1992 का और 2004 का। इसके अलावा ये टर्म याद रखें सरना रिलीजन क्या है। तो मेनली याद रखना है सरना रिलीजन आपका एक नेचुरल वर्शिप का कंसेप्ट है। इसको ट्राइबल्स जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि इसको एक रिलीजन का दर्जा दे दिया जाए। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है बस। कौन कौन सी स्टेट में जहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा है जैसे झारखंड, उड़ीसा, असम वगैरह में वो लोग चाहते हैं कि सेंटर्स को रिकोगनाइज कर ले। इसके अलावा कोई चीज़ जानने की नहीं है। आर्टिकल अगला है 370 35A, इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दिया यहाँ से बिल्कुल। आर्टिकल 142 के बारे में है कि यहाँ पे एक आपका होता है ना कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 142 में मेंशन है। और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिग्री या लॉ पास कर सकता है या ऐसी रूलिंग पास कर सकता है जो नेसेसरी होती है कि भाई कंप्लीट जस्टिस किसी कॉज के लिए या मैटर जो पेंडिंग है पहले से उसको पूरा करने के लिए, उसको जस्टिस देने के लिए नई डिग्री पास की जाए। ये 142 में मेंशन है। ये आपको आर्टिकल याद रखना है बस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। एक आर्टिकल 145, ठीक है। अब आगे देखिए राजीव गांधी केस एसोसिएशन वाला था ना, उसमें वो डिग्री दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट बना आर्टिकल 142 कि इसमें क्या क्या मेंशन है। इतना सा आपको जाना था। 145 में आपका है कि मेजोरिटी व्यू ऑफ ए लार्जर बेंच विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर ए बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। तो यदि स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड कि किसी भी जैसे लार्जर बेंच है और एक स्मॉलर बेंच है तो इनकी जजमेंट जो है वो सेम रहेंगे या मतलब उनकी पावर जो है सेम रहेगी। तो आप ध्यान रखें बस लार्जर बेंच है तो उसकी जो पावर है वो ज़्यादा रहेगी, मतलब उसकी जो रूलिंग जो है वो प्रिवेल करेगी लार्जर बेंच की। ये मेंशन आपको यहाँ से रखना है 145 क्लॉज 5 में, क्योंकि यहाँ पे क्या गया है कि कंकरेंस ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ जज एट द हियरिंग विल बी कंसिडर्ड एज ए जजमेंट और ओपिनियन ऑफ कोर्ट। यदि मेजोरिटी जजमेंट का है तो वही जजमेंट कोर्ट का रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट जो है, माइनॉरिटी आपकी जो ओपिनियन है वो उसको अथॉरिटी नहीं है। तो वहाँ पे डिसेंट करने का जो है अधिकार है, जो आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी के अलावा जो माइनॉरिटी व्यू है उसमें डिसेंट का अधिकार है उन जजेस को, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है 145 में ये मेंशन है कि कंकरेंट जो है मेजोरिटी जज की वो आपका कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा। ये न्यूज़ थी जो आपको यहाँ से देखनी थी फर्स्ट टॉपिक में। इसके अलावा सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नेंस की, ठीक है। या तो सेकंड वीडियो में कंप्लीट ये PT 365 को हम कवर कर लेंगे या फिर अगली 2 वीडियो बना के इस टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो टॉपिक्स लिख लेते उसको नोट्स बना के नोट कर लें किस किस कंडीशन में UAP लग सकता है, टाडा लग सकता है। इसके अलावा हेट स्पीच मेंशन है या नहीं है, प्रिवेंटेशन के क्लॉज क्या क्या है, 3 महीने की जो परमिशन है बोर्ड वगैरह बैठाने की वो कब जरूरत होती है, कब नहीं हो सकती, सेडिशन क्या है, डेफिनेशन हेट स्पीच की है या नहीं है। इसके अलावा UCC के बारे में कुछ टर्म आपका लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 की या BN राव का कमीशन 1941 का, या फिर कुछ रूलिंग्स है स्पेशल हिंदू का स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, या फिर लास्ट वो आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। ये आपके कुछ सेकुलर लॉज हैं। गोवा में UCC पहले से लगा हुआ है, पोर्चुगीज एक्ट वहाँ पे लागू होता है। ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या है जो मैंडेट की गई सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में, ये आपको याद रखना है। 3 कैटेगरी कैसे बनी, 102 और 103 अमेंडमेंट आपका NCBC और आपका EWS रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है। इसके अलावा इंदिरा साहनी वाला केस, काका कालेकर कमीशन, BP मंडल जैसी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 22, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो ये EWS की बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है नहीं करता है, तो कहा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता। ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 22 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्रीमी लेयर आपका सत्यनाथन कमीशन 1971 में उसमें मेंशन था, लेकिन क्रीमी लेयर जैसी कंडीशन 50% रिजर्वेशन आपका इंदिरा साहनी केस में 1992 में वर्डिक्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 16 में कुछ क्लॉज जोड़े, 15 में जोड़ा 6, ये आपका EWS कोटा को वेरीफाई करने के लिए, मतलब आगे EWS कोटा में रिजर्वेशन देने के लिए बताया गया। सेंटर स्टेट को अलग से परमिशन है कि EWS रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है।
SC ST के लिए रिजर्वेशन आपका 15 आर्टिकल के अंदर दिया गया है और 16 के अंदर आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। जब EWS को 15 और 16 दोनों के थ्रू दिया गया है। 16 में आपका प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन है, जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है तो अपॉइंटमेंट पोस्ट में प्रमोशन देना है। 15 में आपका उनके कह सकते हैं एडवांसमेंट के लिए वहाँ पे एडमिशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए क्लॉज वगैरह बनाए गए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया। और आगे जो सेकंड है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, कोशिश करेंगे या तो 2 वीडियो में, 1 वीडियो में कंप्लीट ये टॉपिक कवर हो जाए। प्रिपरेशन को आप करते रहें अच्छे से। एक एनवायरनमेंट की भी PT 365 आ गई है, उसको हम देखेंगे आगे। धन्यवाद।